Assalamualaikum students, today we will start our lecture series of functional analysis। हमने नॉर्म स्पेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस नॉर्म के हमने डेफिनेशन को स्टडी कर लिया हुआ है। हम स्टडी करेंगे कन्वर्जेंस, फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस, बेसिस क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस, इन सब को हम फंक्शनल एनालिसिस के लिहाज से इनकी डेफिनेशन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होता है। पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, लेकिन वो हमारे पास जब सीरीज जो थी वो फाइनाइट थी। पहले हमने फाइनाइट टर्म्स के लिए कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को देखा था। अब हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को देखेंगे अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होंगी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज हो, उसके लिए हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होगी। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक्सएन सीक्वेंस है, उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, एन जो है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो सीरीज है वो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको हमने इससे डिनोट कर दिया है कि इसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स है। x जो है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, x1 x2 x3 सो ऑन xn। ठीक है, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें इन्फिनिट सीरीज है, इसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स है। ये हमने कहाँ से लिया है, नॉर्म स्पेस में से। उन्होंने कहा है कि हमारे पास नॉर्म स्पेस x है, उसमें हमने कोई इन्फिनिट सीरीज ले ली है। कौन सी सीरीज ली है, स्पीच इन्फिनिटी n=1 xn। उस सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे कि जब सीरीज की हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, और जो पॉइंट है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, नॉर्म स्पेस में से। पहले भी हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यही देखी थी, लेकिन हमारे पास जो सीरीज थी वो फाइनाइट थी। अब हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, वो हमने कहाँ से ली है, नॉर्म स्पेस में से, नॉर्म स्पेस एक्स में से हमने इनफाइनाइट सीरीज ली है। उसको हम कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब सीरीज की हर जो टर्म है वो किसी एक पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करे, और जो पॉइंट है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, नॉर्म स्पेस एक्स में से। तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो, ये तो हमारे पास सीरीज के लिए था, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो उसको हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है। कब कन्वर्ज करेगा, जब उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे हमने सीरीज में कहा कि जो सीरीज है उसकी हर टर्म जो है वो किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही हो, सेम एज इट इज अगर हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, एसएन से। पहले हमने सीरीज को एक्सएन से डिनोट किया, अब हम सीक्वेंस को एसएन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब उस सीक्वेंस को हम कब कहेंगे कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट एक्स को, जब उस सीक्वेंस या उस सीरीज की हर जो टर्म है वो उस पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, और हमें पता है कि अब हमने देख लिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कि हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस एक्स होगी, उस नॉर्म स्पेस में से हम इन्फिनिट सीरीज लेंगे। उस इन्फिनिट सीरीज को कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब उसकी हर जो टर्म है वो किसी न किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये इन्फिनिट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, और किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। हमें पता है कि टर्म जो है वो आपस में एक दूसरे को कन्वर्ज कब करते हैं, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। जो टर्म और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो, अगर उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत लेस हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है ये कौन सा है, एसएन सीक्वेंस है। अब हमने कह दिया कि जो एसएन सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। कब कन्वर्जेंट है, ये किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। यही हमने कहा है ना कि एसएन सीक्वेंस है, ये एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। अब वो कन्वर्ज कब करेगा, जब जो सीक्वेंस है और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए। डिस्टेंस है, जब हमने इसको लेस शो करना है तो उसके लिए हमने चूज कर लिया है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा नंबर है। अब हमने कह दिया कि जो सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। कब कन्वर्ज करेगा, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, मीन्स कि एन नोट एक ऐसा पॉइंट है, उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो एप्सिलॉन पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। ये थी हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिट सीरीज। ठीक है, होगी।
नॉर्म स्पेस में से कोई हम इनफिनिट सीरीज लेंगे या इनफिनिट सीक्वेंस लेंगे, वो किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करेगा। कब कन्वर्ज करेगा? जब उस सीक्वेंस या उस सीरीज का जो डिस्टेंस है किस पॉइंट से जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मीन्स के वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये सारा सीक्वेंस या फिर ये सारी सीरीज जो है वो x पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। जो सीक्वेंस था Sn वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था? x को। जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये लिमिट पॉइंट है। ये हमारे पास जो सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स जो है वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ये लिमिट पॉइंट है। अब ये हमारे पास सारा सीक्वेंस था, ये जो है वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था? x को। जो x है ये हमारे पास सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। ये थी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो उसको हम कहते हैं ये इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है कि अगर हमारे पास सेम ये कन्वर्जेंट की तरह ही है लेकिन इसमें हमारे पास ये वाली सीरीज यूज होगी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास नॉर्म स्पेस x हो उसमें हम कोई इनफिनिट सीरीज ले लें, उसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब कहेंगे? जब हमारे पास नॉर्म ऑफ जो सीक्वेंस हमने लिया है उसका नॉर्म होगा और उसकी हर टर्म जो है उसका नॉर्म हम लेंगे, ठीक है। पहले हमने कन्वर्जन में क्या लिया? सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज ले ली, लेकिन हमने यहाँ पे जो स्पेस लिया है ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है। नॉर्म स्पेस की जो हर टर्म है x1 का नॉर्म, x2 का नॉर्म, सो ऑन xn का नॉर्म जो है, हर टर्म का जो नॉर्म है वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो। बस ये जो इनफाइनाइट नॉर्म स्पेस है अगर ये कन्वर्जेंट हो, मीन्स कि इसमें हर जो नॉर्म है वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ये थी हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कि हर नॉर्म जो है अगर वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, पूरी जो नॉर्म स्पेस है अगर वो भी कन्वर्जेंट हो तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब हम देखते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस हो, हमारे पास ये x और नॉर्म, ये हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस है, इसमें से हमने कोई सबसेट ले लिया है x1 x2 xn इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस नॉर्म स्पेस में से हमने कोई सबसेट लिया, उस सबसेट को हम लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब उन्होंने कहा है कि इफ फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स, अगर हमारे पास कोई स्केलर मिल जाए k1 k2 k सो ऑन kn, अगर हमारे पास जो नॉर्म स्पेस है उसमें से जो हमने उसका सबसेट लिया है उस सबसेट को अगर हम ये सारे स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अगर वो इक्वेशन जो है सारी इक्वेशन की हर टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉर्म स्पेस लेनी है, नॉर्म स्पेस का कोई सबसेट लेना है, उस सबसेट को हमने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो हमारे पास टर्म्स बनेंगी अगर वो सारी टर्म्स की जो वैल्यूज हैं अगर वो 0 के इक्वल आ जाए उसको हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये हमारे पास टर्म्स थी, ये सबसेट था नॉर्म स्पेस का, हमने सबसेट लिया x1 x2 x3 और हमारे पास स्केलर्स कौन से थे k1 k2 kn। अब हर स्केलर को हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, k1 x1 k2 x2 सो ऑन kn xn। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। अगर लीनियर जो कम्बिनेशन है उसकी हर टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये थी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंस क्या होता है। सेम एज इट इज हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस होगी, नॉर्म स्पेस में से हमने कोई सबसेट ले लेना है, ये हमने नॉर्म स्पेस में से कोई सबसेट ले लिया, उसको हमने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब हमने सेम एज इट इज लीनियर इंडिपेंडेंस की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सारी टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं आएंगी, कोई ना कोई ऐसी इक्वल टर्म होगी जो नॉन जीरो होगी। अगर सारी टर्म्स जो हों वो 0 के इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस। अगर सारी टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल ना हो, कोई ना कोई हमारे पास नॉन जीरो टर्म हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर डिपेंडेंस। हमारे पास नॉर्म स्पेस थी, उसमें से हमने कोई सबसेट चूज किया, सबसेट को हमने किसी स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अगर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, k1 x1 k2 x2 प्लस सो ऑन kn xn। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। उन्होंने कहा है कि अगर जो है ये इक्वेशन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 k इक्वल्स टू नॉन जीरो, मीन्स के सारी टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल अगर ना हो, कोई ना कोई एटलीस्ट 1 टर्म जो हो वो नॉन जीरो हो, तो हम उसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट।
अगर हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा उसकी सारी टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएंगी तो उसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सारी टर्म जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएंगी, कोई ना कोई एटलीस्ट वन टर्म ऐसी होगी जो नॉन ज़ीरो होगी, तो उसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम देखेंगे कन्वेक्स सेट क्या होता है। अब हम ये जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए और हमें थ्योरम्स में आसानी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कन्वेक्स सेट क्या होता है। आ सेट एस इज सेड टू बी कन्वेक्स। अब हमारे पास कोई सेट एस होगा, उसको हम कन्वेक्स कब कहेंगे। अब ये हमारे पास कोई सेट एस है, उसको हम कन्वेक्स कब कहेंगे। इफ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट रिमेन्स इन द सेट। कोई हमारे पास सेट हो, अगर उसमें से हम दो पॉइंट्स लें, अगर उनको ज्वाइन करके एक लाइन बन जाए, अगर वो लाइन भी उस सेट में बिलोंग करे तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स सेट। ठीक है, ये हमने सेट लिया एस। अगर उस सेट में हम कोई भी दो पॉइंट्स लें, उनको ज्वाइन करें तो हमारे पास जो लाइन बने, अगर वो भी उस सेट में बिलोंग करे तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स सेट। ये हमने सेट एस लिया, इसमें से हमने दो पॉइंट्स लिए, हमारे पास ये लाइन बन रही है और ये लाइन भी इसी सेट में बिलोंग कर रही है, तो ये हमारे पास कन्वेक्स सेट है। सेम एज इट इज हमने ये सेट लिया, इसमें से हमने दो पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन किया तो हमारे पास जो लाइन बनी वो भी सेट में बिलोंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स सेट। इसकी एग्जांपल क्या है, डिस्क, एलिप्स। ये हमारे पास डिस्क है, उन्होंने कहा कोई एलिप्स हो और या फिर डिस्क हो, अगर उसमें हम कोई भी पॉइंट्स लें, अगर उनको ज्वाइन करें तो जो लाइन बनेगी वो भी उस सेट में बिलोंग करेगी, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कन्वेक्स सेट। अब हम देखते हैं डेफिनेशन बेसिस की। हमारे पास बेसिस क्या है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस में से हमने कोई सबसेट ले लेना है। अब हमारे पास नॉर्म स्पेस एक्स है, उसमें हमने कोई कलेक्शन ले लिया, उस कलेक्शन में किस तरह के एलिमेंट है, E1 E2 E3 सो ऑन En। नॉर्म स्पेस में से हमने ये कलेक्शन ले लिया, इस कलेक्शन को हम बेसिस कब कहेंगे नॉर्म स्पेस के लिए। सेट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीन्स के ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हमने देखी है कि जो हर टर्म है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब ये हमारे पास बी सेट है, उन्होंने कहा है कि ऑप्शन क्या है बेसिस के लिए कि इसकी हर टर्म जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होती है, जब हमारे पास जो सेट है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब हम देखेंगे कि स्केजुअल बेसिस क्या होता है। पहले हमने सिंपल बेसिस देखा था, अब हम देखते हैं स्केजुअल बेसिस क्या होता है। बेसिस को हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की बेस पे डिफाइन करते हैं। हमने पीछे कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखी थी कि अगर जो सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो किस अप्रोच कर रहा है 0 को, जैसे जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। जैसे हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखी थी, उन्होंने कहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज कैन बी यूज्ड टू डिफाइन बेसिस। अब ये स्केजुअल बेसिस जो हमने डिफाइन करना है तो किसकी बेस पे डिफाइन करना है, जो हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखी थी। चलें इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस एक्स हो, उसमें हम कोई सीक्वेंस लें, जैसे हमने सबसेट लिया था सेम एज इट इज। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस एक्स हो कंटेन अ सीक्वेंस En, उसमें से हमने इसी सीक्वेंस ले लिया है En में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, E1 E2 E3 सो ऑन En। हमारे पास स्केलर्स मिल जाएंगे, जैसे हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में स्केलर्स लिए थे K1 K2 K3, सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्म स्पेस एक्स है, उसमें से हमने कोई सीक्वेंस ले लिया है En में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, E1 E2 E3 सो ऑन En। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्केलर्स मिल जाएंगे। स्केलर किस तरह के हैं, An फॉर्म के। An से मुराद है कि इसमें nth नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 सो ऑन An। अब हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाना है, ये हमारे पास स्केलर्स है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, A1 E1 A2 E2 A3 E3 सो ऑन An En। ये अब हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन गया। हमारे पास नॉर्म स्पेस में से कोई भी आप एलिमेंट ले लें x, अगर इस लीनियर कम्बिनेशन में उस पॉइंट को हम माइनस करें तो वो हमारा जो सीक्वेंस है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। कब अप्रोच करेगा, जैसे जैसे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस तरह के हम सीक्वेंस En को हम कहते हैं स्केजुअल बेसिस। कोई नॉर्म स्पेस होगी, नॉर्म स्पेस में से हमने सीक्वेंस लेना है, सीक्वेंस को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बनेगा उसको किसी एक्स एलिमेंट के साथ माइनस कर लेना है। अगर हम किसी भी नॉर्म स्पेस में से कोई एलिमेंट लें उसके साथ माइनस करें तो वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। 0 को अप्रोच कब करेगा, जैसे जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को।
हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में भी यही देखा था ना कि दो सीक्वेंस है जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है दोनों का डिस्टेंस ले लेना है। अब उन्होंने कहा है कि जो भी सीक्वेंस है कि उसको अगर किसी पॉइंट पे माइनस करें तो वो जीरो को अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा? जैसे जैसे एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इस लीनियर कम्बिनेशन को, समेशन इन्फिनिटी के इक्वल्स टू 1 ए के ई के। ये थी हमारे पास कैजुअल बेसिस की डेफिनेशन। देखते हैं कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। डायमेंशन ऑफ नॉर्म स्पेस, number of base elements of a finite dimension norm space is called the dimension of norm space. Number of base element of a finite dimension norm space is called the dimension of norm space. means कि जितने number of base element होंगे उनको हम कहेंगे कि इस norm space की इतनी dimension है। अगर हमारे पास कोई norm space है उसमें 3 base element है तो उसको हम कहेंगे इसकी dimension क्या है? 3। number of base element को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ नॉर्म स्पेस। अगर वो बेस एलिमेंट जो है वो फाइनाइट हो तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस। अगर वो बेस एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट हो तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस। अब फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस क्या है? अ नॉर्म स्पेस एक्स इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस इफ इट हैज अ फाइनाइट बेसिस। अगर फाइनाइट बेसिस होगी तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस। अगर इनफाइनाइट बेसिस होगी तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस। और डायमेंशन क्या होती है? जितने नंबर ऑफ बेस एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं डायमेंशन है। ये इस नॉर्म स्पेस की ये डायमेंशन है। नंबर ऑफ बेस एलिमेंट्स को हम डायमेंशन कहते हैं। अगर बेस एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस। अगर हम जो बेस एलिमेंट है वो इनफाइनाइट होंगे तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस। ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगर आप लोगों को इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।